हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स के क्लासेस। आज मैं फिर से आपके लिए इंग्लिश पेडागोजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। सो लेट्स डिस्कस देम। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज मीन्स। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि क्लोज का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए आप सभी ने क्लोज पैसेजेस पढ़े होंगे कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वो क्या होता है, उसमें आपको एक स्टोरी दे रखी होती है और बीच बीच में फिलिंदा ब्लैंक्स दिए होते हैं इस तरह से। और जितने भी आपके फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन नंबर डाल करके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो आपका मिसिंग पार्ट है जिसको आपको फाइंड आउट करके लिखना है, इसी को हम कहते हैं क्लोज। ओके, तो यहां पर आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, मिसिंग पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग की स्टार्टिंग इनमें से किससे होती है? ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट में आया हुआ है और ये यूपी टेट में भी आया हुआ है। ओके, और ये हरियाणा टेट में भी आया हुआ है। तीनों ही टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज लर्निंग की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज एक नेचुरल ऑर्डर में डेवलप होती है और वो नेचुरल ऑर्डर क्या है, LSRW, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आप खुद बताइए यहाँ पर आपका सबसे पहले लैंग्वेज में क्या डेवलप हो रहा है, लिसनिंग, यानी सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर हम रीडिंग करते हैं, देन राइटिंग। इनमें से लिसनिंग एंड स्पीकिंग आपकी प्राइमरी स्किल्स हैं और रीडिंग और राइटिंग आपकी सेकेंडरी स्किल्स हैं। तो यहां पर आपको आंसर मिल गया होगा, आंसर इज ऑप्शन ए, लिसनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम लैंग्वेज इज। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट में आया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट लैंग्वेज में आया था, यानी जो आपके लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट उसमें चुनते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में, उन्होंने क्वेश्चन देख रखा होगा। तो होम लैंग्वेज इज इन अ नेचुरल वे, यानी एक नेचुरल वे में होम लैंग्वेज का क्या होता है? ऑप्शन ए टॉट, बी प्रमोटेड, सी एक्वायर्ड, डी लर्न। तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, जब भी एक नेचुरल वे की बात हो या फिर जब भी आपको एनवायरनमेंट की बात मिले या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली हम होम लैंग्वेज को क्या करते हैं, तो आपका हमेशा आंसर होगा एक्विजिशन, यानी कि एक नेचुरल वे में, यानी बिना किसी सिस्टमेटिक तरीके से, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लानिंग के और एनवायरनमेंट से केवल जब आप किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, दैट इज नोन एज एक्विजिशन। तो होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे। ओके, तो आपका इसमें आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइज एंड फॉल ऑफ टोन इज। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। बेसिकली आपको हम जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं वो या तो आपके सीटेट में एग्जाम में आए हुए हैं या फिर किसी अदर एग्जाम में आए हुए हैं या फिर उनके बेसिस पर आपके किसी मॉक टेस्ट से लिए हुए हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, राइज एंड फॉल ऑफ टोन। तो जो टोन का आपका राइज एंड फॉल होता है दैट इज नोन एज इंटोनेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है। इंटोनेशन क्या होता है? जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं इंग्लिश पेडागोजी की, जो मैंने कंटेंट्स की डाल रखी हैं, वहां पर मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है कि इंटोनेशन क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ टोन। और ये लिसनिंग और स्पीकिंग में इक्वली इंपॉर्टेंट है और रीडिंग की आपकी जो प्राइमरी यानी गाइडेड रीडिंग होती है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर इंटोनेशन है। लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ, यानी लिंग्विस्टिक्स क्या है, किस चीज़ की स्टडी की जाती है इसमें? ऑप्शन ए डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी साउंड्स, ऑप्शन डी ह्यूमन लैंग्वेजेस।
ओके, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ए और बी तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते हैं। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा था, जो आपकी साउंड की स्टडी है उसे कहा जाता है फोनेटिक्स। क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स, यानी स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। ओके, तो यहां पर जो आपका आंसर बचता है वो क्या है? आपका डी ऑप्शन, ह्यूमन लैंग्वेजेस। इसको हम भाषा विज्ञान कहते हैं या भाषा शास्त्र कहा जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। अब इसमें आपको बाकी अदर वर्ड्स जो मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे एक बार रिकॉल किए देता हूं। ओके, आपको 5 स्टडीज केवल याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाता है फोनेटिक्स, तो फोनेटिक्स आपकी साउंड की स्टडी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है सिमेंटिक्स, तो सिमेंटिक्स आपके मीनिंग की स्टडी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है एटिमोलॉजी, तो एटिमोलॉजी आपके ओरिजिन एंड हिस्ट्री की स्टडी होती है, यानी किस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है और वो वर्ड आपका कैसे बना। इसके अलावा एक वर्ड होता है मॉर्फोलॉजी, इसमें हम वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। और एक ये वर्ड आपके सामने है लिंग्विस्टिक्स, इसका क्या मतलब है? स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। फोनेटिक्स में साउंड की स्टडी, सिमेंटिक्स में मीनिंग की स्टडी, एटिमोलॉजी में ओरिजिन एंड हिस्ट्री की स्टडी, मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी, और लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेजेस की स्टडी की जाती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद, जैसा कि आपको पता है लैंग्वेज की कितनी स्किल्स हैं? 4। एक है आपकी लिसनिंग, एक है स्पीकिंग, एक है आपकी रीडिंग, और एक होती है राइटिंग। तो यहां पर ये सभी स्किल लैंग्वेज के एक एस्पेक्ट से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करता हूं लिसनिंग स्किल की, तो इससे हम बोलते हैं सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर बात होती है स्पीकिंग की, तो इससे हम कहते हैं फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर बात होती है रीडिंग की, तो इसे हम बोलते हैं फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट। राइटिंग को हम बोलते हैं ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अब यहां पर प्रश्न ये फोनेटिक एस्पेक्ट, इसका मतलब बात स्पीकिंग की हो रही है, तो राइटिंग गलत है, रीडिंग बिल्कुल गलत है, अंडरस्टैंडिंग ये भी गलत हुआ। आंसर इज सी, साउंड्स, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉजेज ऑफ स्पेलिंग एरर्स आर, यानी आपको कोई कुछ बोल रहा है और आप उसकी स्पेलिंग लिख रहे हैं और वो गलत हो रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपके पास यहां पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइलेंट लेटर्स, ऑप्शन बी पुअर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ क्या है? अंडरस्टैंडिंग, यानी अंडरस्टैंडिंग कहें या कॉम्प्रिहेंशन कहें एक ही बात है, लेकिन इंग्लिश पेडागोजी में आपको बार बार कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिबल ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, या एक वर्ड और मिल सकता है आपको पेडागोजी में, इन्फर। अब यहां पर अगर हम 3rd ऑप्शन को देखें तो इसका अर्थ है 1 लेटर डिफरेंट साउंड्स, और 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। उसका कारण आप समझें, अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो रही है तो साइलेंट लेटर्स इसका एक कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला है नो और आपने लिख दिया नो, जब लिखना क्या था? KNOW, तो इस वजह से आपकी स्पेलिंग गलत हो सकती है। पुअर कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब जो उसने बोला है वो आप समझ ही नहीं पाए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और इस वजह से भी आपकी मीनिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। 1 लेटर डिफरेंट साउंड, कि यहां पर बंदे ने बोला है आपसे क्वीन,
अब आपको ये क्लियर नहीं है वो सी लिखे, के लिखे या क्यू लिखे, तो इस वजह से भी आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग हो सकती हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या है इसमें, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। डिक्शनरी आप जानते हैं, तो वो कह रहा है डिक्शनरी आपका काफी इंपॉर्टेंट टूल है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ वोकेबलरी। ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आपका अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी। ओके, यहां डिक्शनरी वर्ड है, वोकेबलरी वर्ड नहीं है। तो डिक्शनरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी। यानी डिक्शनरी के लिए अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो लीस्ट यूज, लीस्ट का मतलब क्या है, अगर आपने इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझा तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। लीस्ट मतलब सबसे कम, तो यहां पर सबसे कम यूज डिक्शनरी का हम किसके लिए करते हैं। ऑप्शन है लुकिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप उसमें वर्ड्स का मीनिंग सर्च करोगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में कह रहा है चेक द पैसिव वॉइस, दैट इज द आंसर, क्योंकि कभी आप डिक्शनरी में ये चेक नहीं करते हैं कि ये एक्टिव है या पैसिव है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन और देख लेते हैं, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो भी आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। और फोर्थ ऑप्शन है चेक द स्पेलिंग, आप स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोल प्ले शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम, बिकॉज यानी आपका रोल प्ले जो है वो आपका जो लैंग्वेज क्लासरूम है उसका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है, एक का आपको चयन करना है। ऑप्शन है इट इनेबल्स गर्ल्स एंड बॉयज टू इंटरैक्ट फ्रीली। सेकंड ऑप्शन है इट इज एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक। थर्ड ऑप्शन है इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। फोर्थ ऑप्शन है इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द स्टोरी। अब आपको एक बात समझनी है कि ये आपकी क्लासरूम की मैनेजमेंट टेक्निक तो नहीं है। ये तो आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा कि अगर हम रोल प्ले करवाते हैं तो रोल प्ले क्या है, मुझे कोई प्ले पढ़ाना है और उसे स्टूडेंट्स बेस्ट तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं इसे करवा रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, इस रोल प्ले में आप लिसनिंग करेंगे और स्पीकिंग करेंगे। ये दो स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, यानी आप कह सकते हैं आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है वो रोल प्ले में डेवलप होती है। इसके अलावा आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यानी आप एक कन्वर्जेशन में एंगेज हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ रोल प्ले चल रहा है तो कन्वर्जेशन आपका मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस, ये आपको समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक। ओके, यहाँ पर आप एक मीनिंगफुल सिचुएशन में लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन क्लासरूम, बिकॉज जो आपकी स्टोरी टेलिंग है वो क्लासरूम में फ्रिक्वेंटली यूज होनी चाहिए। क्यों, फिर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर टीचर्स टू एंगेज इन अदर एकेडमिक एक्टिविटीज। सेकंड ऑप्शन है इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। थर्ड ऑप्शन है इट लेज द फाउंडेशन फॉर अदर एकेडमिक एंगेजमेंट। और आपका फोर्थ ऑप्शन है इट अलाउज स्टूडेंट्स टू इमेजिन एंड रिलैक्स। यहां पर इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो देखते हैं। देखिए, स्टोरी टेलिंग यानी एक कहानी आप बता रहे हैं, तो कहानी बताने से
आप दो काम कर सकते हैं, एक तो चाइल्ड की प्रीवियस नॉलेज का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उस कहानी के माध्यम से जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं पर आप उसमें आप कह सकते हैं कॉन्शियस कर सकते हैं उसे उस बारे में, और जब वो कॉन्शियस हो जाए तो फिर उससे रिलेट करके आप टीचिंग कर सकते हैं। एक तो स्टोरी टेलिंग में ये होता है, इसके अलावा इससे क्लासरूम इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरी बात, इसमें आपका इंटरेक्शन भी चलता है। इंटरेक्शन किसी भी क्लासरूम का सबसे अच्छा तरीका है। और आपको ये बात याद रखनी है, आप जब भी कोई ऑप्शन सीटेट में चुनें तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करनी है, यानी कि अगर बेनिफिट है तो वो चाइल्ड के लिए होना चाहिए, स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, लर्नर के लिए होना चाहिए, टीचर के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। एक तो जब वो बच्चा स्टोरी से पढ़ रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, इसके अलावा स्टोरी के माध्यम से आप बच्चे की इमेजिनेशन भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ाई और फिर आप उस स्टोरी का एंड करने के लिए बच्चे से बोल दें, तो बच्चा जब यहाँ पर स्टोरी का एंड करेगा तो यहाँ पर आप उसमें एक तरह से क्रिएटिविटी फोस्टर कर रहे हैं। आप बच्चे को क्रिएटिव बना रहे हैं और उससे साथ के साथ इमेजिनेटिव बना रहे हैं। वो कुछ ना कुछ इमेजिन करेगा, कल्पनाओं में खोएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक आंसर देगा। ओके, इसीलिए आपका इसमें आंसर क्या है? ऑप्शन बी, इट लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स का सीधा सीधा संबंध साउंड से है, क्योंकि क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड, यानी फोनेटिक्स में आप साउंड को स्टडी कर रहे होते हैं, इसीलिए इसमें आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग पर्टेन्स टू, यानी आप ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग इनका यूज कर रहे हैं, तो यहां पर इनका यूज किससे संबंधित होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग, ऑप्शन बी है फॉर्मल स्पीच, ऑप्शन सी है लिसनिंग टू अ लेक्चर, और डी है इनफॉर्मल कन्वर्जेशन। तो यहां पर अगर आप पंक्चुएशन का यूज कर रहे हैं तो पंक्चुएशन आप मेनली किसमें यूज करते हैं? पंक्चुएशन का मेनली यूज होता है आपका राइटिंग स्किल में, हाँ या ना? तो यहां पर राइटिंग स्किल में इसका यूज होता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग। ओके, तो यहां पर पंक्चुएशन आपका काफी इंपॉर्टेंट टूल है, स्पेशली इन राइटिंग। और जब आप राइटिंग को प्रोड्यूस करेंगे, यानी उसके लिए आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जब आप उसको रीड करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो पंक्चुएशन के कॉमास हैं, फुल स्टॉप हैं, इंटरोगेटिव मार्क्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप एक मीनिंग ड्राइव करते हैं। इनके अकॉर्डिंग कई बार मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर राइटिंग की है, अ वुमेन without her man is nothing। तो यहां पर इसका मीनिंग केवल इसे कॉमा की वजह से क्वाइट डिफरेंट है। अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक औरत वो है जिसके बिना मैन इज नथिंग। अब यहीं पर मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूं, पंक्चुएशन को थोड़ा सा मैंने बदल दिया। अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मीनिंग पूरी तरह से केवल एक कॉमा की वजह से अलग हो चुका है। यहां अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, तो यहां तो कह रहा था मैन इज नथिंग, लेकिन यहां पर क्या मीनिंग निकल गया? अ वुमेन इज नथिंग विदाउट हर मैन।
तो ये आपका जो आप राइटिंग कर रहे हैं उसमें आवश्यक है, और इसके बाद में आप जब इसकी रीडिंग कर रहे हैं, इसके लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं साउंड का, उसमें भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए आपका क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, ये हमें देखना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जैसे कि हर बार होते हैं। ऑप्शन ए, स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज। ऑप्शन बी है, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड with greater ease than any other time. The length of time before a comprehensive assessment takes place in class. और ऑप्शन डी है, बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको याद रखना है लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो आपका क्रिटिकल पीरियड है ये होता है आपका 3 to 5 ईयर्स। यानी 3 to 5 ईयर्स का जो टाइम है ये आपकी लैंग्वेज का क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है, और इस पीरियड में बच्चा लैंग्वेज पर बहुत ही इजीली कमांड कर सकता है अगर उसको एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर, या आप कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग एक सिचुएशन मिले। तो जब उसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिल जाता है किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो बच्चा किसी भी लैंग्वेज पर अपना अधिकार कर सकता है 3 to 5 ईयर्स में। तो आप यहाँ पर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ये वो समय है जब बच्चा किसी भी लैंग्वेज पर इजीली कमांड कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। यानी ये जो आपका समय 3 to 5 ईयर्स का, इसमें अगर बच्चा लैंग्वेज को सीखता है तो अन्य किसी समय की अपेक्षा जल्दी सीख जाएगा। ओके, बाद में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज। अगर लैंग्वेज का एक्विजिशन है तो ये क्या है? यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन है। अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, अ लेबोरियस प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन है पॉसिबल ओनली इन द क्लासरूम, डी है आपका एनहेंस्ड बाय मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। ओके, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? तो बात अगर एक्विजिशन की है तो एक्विजिशन कहाँ से डेवलप होता है? आपका एनवायरनमेंट से। और ये एक कैसी प्रोसेस है? अनसिस्टेमेटिक, यानी इसमें कोई सिस्टम काम नहीं करता है। इसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं? लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें उस लैंग्वेज में बोलने की, सुनने की, रीडिंग करने की, राइटिंग करने की एक हैबिट डेवलप हो जाती है। तो एक्विजिशन इज बेसिकली अ मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में आपकी लैंग्वेज के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं, जितनी भी उसकी स्किल्स हैं, या जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं, या जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, सभी की हैबिट आपको डेवलप करनी होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। यानी जो लैंग्वेज में आपका क्लासरूम है उसमें आपको मदर टंग का इन्फ्लुएंस कम करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? ये 4 ऑप्शन है। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। सेकेंड ऑप्शन है यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन। थर्ड ऑप्शन है गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग। और फोर्थ ऑप्शन है गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज। तो यहां पर अगर आपको मदर टंग का इन्फ्लुएंस कम करना है तो यहां पर अगर आप मदर टंग का यूज करते हैं तो वो कम नहीं हो पाएगा। और अगर आप, तो यहां पर बेस्ट तरीका यही है कि जब आप इनपुट दें, क्योंकि आप टीचर हैं तो आप ही पढ़ाएंगे, तो जब भी आप इनपुट दें और वो एक सिंपल, यानी कि जिसको कि बच्चे समझ सकें,
और एक ग्रेडेड मैनर में हो और थोड़ा सा इफेक्टिव हो, और अगर वो आपका ज़्यादा सीरियस मैटर है यानी बच्चों की समझ से बाहर जा रहा है, तो आप उसे किसी भी तरह से इंटरेस्टिंग बनाएं और बच्चों को समझाने की कोशिश करें। तो यानी अगर आप लैंग्वेज को जो इनपुट है वो एक सिंपल ग्रेडेड मैनर में देते हैं, तो वहाँ पर मदर टंग का इन्फ्लुएंस धीमे धीमे कम होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। ओके, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, लेकिन अगर हम दोनों में ये देखेंगे कि बेटर कौन सा है, तो आप पाएंगे कि फर्स्ट ऑप्शन इज मच बेटर, यानी बी ए ऑप्शन, सॉरी। ओके, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप में से कोई भी यहाँ पर न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमारी जो ऐप है उस पर हम बहुत जल्दी सीटेट का एक नया बैच और स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे कुछ बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं और न्यू बैच इज कमिंग सून। ओके, थैंक यू वेरी मच।